हम इस वक्त मौजूद है डूरू म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन के ऑफिस में और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब। जी इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। जी इकबाल साहब, सबसे पहले हम बात करें कि आप अवार्ड याफ्ता शख्सियत है। कोविड-19 में आपको अवार्ड्स मिले, तकरीबन 3 नेशनल लेवल अवार्ड मिले और 1 स्टेट लेवल। किस काम के लिए आपको अवार्ड दिया गया? जो आपको विजिबली नज़र आ रहा है काम, उसी काम के लिए। पर्टिकुलरली हर काम में, चाहे डेवलपमेंटल हो, चाहे कोविड-19 में जो पेंडेमिक था, पेंडेमिक का ज़माना, उसमें जो हमने कोविड-19 में डोर टू डोर मास्क कलेक्शंस किए, यहाँ पर उस वक्त सैनिटेशन या फिमिगेशन किया, यहाँ पर यहाँ उस वक्त जो हमने लोगों के बीच जाकर उनको समझाया कि किस तरीके से आपको इस वबाई बीमारी से पेंडेमिक से बचना है। इसलिए हमें उस वक्त नेशनल अवार्ड्स भी मिले। उसके बाद जो डेवलपमेंटल इंडियन स्वच्छ लीग था, जो बड़ा प्रोग्राम था इंडिया में, उसमें हमारा 18वां रैंक पूरे इंडिया में आया, तो उसमें भी हमने इंडियन स्वच्छ लीग में अवार्ड, नेशनल अवार्ड पाया। तो उसके बाद जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स प्लान्स थे, जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम्स थी, वो ऑन ग्राउंड पर पहुंचाने के लिए हमने स्टेट अवार्ड भी पाया। जी, सैनिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी अनहाइजीनिक सोसाइटीज़ में, तो कितना काम किया होगा आपको अपने डूरू इलाके को सैनिटाइज़ करने में, या जो सैनिटेशन का मामला है, लैट्रिन हम कहें या वहाँ पे जो ड्रेनेज का सिस्टम है, कितना काम किया होगा आपने इसमें? देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो आपने टॉयलेट पॉइंट्स का बोल दिया यहाँ पर, तो उसमें हमने जो स्वच्छ भारत मिशन SBM 0.1 के तहत जितने भी हमारे बेनिफिशरीज़ थे जिनके पास वाशरूम्स नहीं थे, उनको हमने पूरा कवर किया। जिसके पास, चाहे उसमें अंत्योदय कैटेगरी से जुड़े हुए लोग BPL थे या उसमें APL भी कैटेगरी, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था, उनको हमने स्वच्छ भारत मिशन 1 में एनलिस्ट किया और उनको हर घर को वाशरूम्स दिए। क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपने पूरा टारगेट अचीव किया है यहाँ पे जो सैनिटेशन का प्रोग्राम है? आप कैमरा उठा सकते हो, हर जगह जा सकते हो। आज जिस तरीके से पहले आपको नज़र आता था, वो आपको ऑन ग्राउंड अब नज़र नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है एनवायरनमेंट को, जो है पॉलीथीन का। तो अक्सर सिटीज़ में या सब अर्बन एरियाज़, अब रूरल एरियाज़ में भी ये मुसीबत देखने को मिली है। पॉलीथीन का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हाल ही में एक यहाँ पे एक ऑर्डर निकला है कि पॉलीथीन को बैन किया जा रहा है, तो किस नज़रे से आप इस चीज़ को देखते हैं? क्या वाकई बैन होगा, कंट्रोल होगा या नहीं हो सकता है? बड़ा वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का। देखिए, जब तक लोग अवेयर नहीं हो जाएंगे, हमारी माँ बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान साथी अवेयर नहीं हो जाएंगे, तब तक इस पॉलीथीन को यहाँ पर ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमने, जब आपने सैनिटेशन की बात की, हमने 3R फार्मूला जोड़े इसमें, रिसाइकलिंग, रीयूज़ एंड रिड्यूस। इसके साथ 2R ऐड करके हमने रिफ्यूज़ एंड रिकवर भी जोड़ा है। रिफ्यूज़ इसलिए हमने कहा, जो हमारा 5R फार्मूला है, कि अगर कोई भी बहन कोई भी नौजवान किसी जगह जाए, वहाँ से वो शॉपकीपर के साथ मतलब वहाँ पर कोई चीज़ खरीदे और वहाँ से वो पॉलीथीन ले ले, तो वो उसमें इसको रिफ्यूज़ कर सकता है। मुझे पॉलीथीन में नहीं, मुझे कागज़ या दूसरी चीज़ों में चाहिए। क्योंकि आपको पता है, पिछले 2 साल से हम लगातार पॉलीथीन के अगेंस्ट जो हमारी कैंपेन है पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। बट इसको लोगों में भी सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली आज देख रहे हो कि माँ के दूध तक पॉलीथीन पहुँचा है। क्योंकि जब हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, पॉलीथीन आप अगर ज़मीन में 90 साल के भी बाद बाहर निकालोगे, वो पॉलीथीन ही निकलेगा। यस, तो इसमें हमने कोशिश की, चाहे उसमें हमारा पॉलीथीन का वेस्ट है, हमने डूरू वेरीनाग में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया है। उसको आने वाले वक्त में उसका फाइनल इनाग्रेशन भी हो रहा है। तो वहाँ पर हमें रिसाइकलिंग करनी है उसकी, चाहे उसमें बायोमेडिकल वेस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे ड्राई एंड वेट वेस्ट हो। आने वाले फ्यूचर में वो इनाग्रेशन हो रही है, तो वो हम सेग्रीगेट करने जा रहे हैं वहाँ पर। लेन्स या हम टाइल पाथ कहें, और ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है अर्बन एरियाज़ में, तो इसको लेकर आपकी क्या कोशिश रही है? देखिए, मैंने फिर से आपको कहा, आप कैमरा उठा सकते हो। हमने इतने लेन और इतने ड्रेन्स और इतने जो हमारे अंडरग्राउंड ड्रेनेज थे, वो हमने बना दिए।
कुछ अभी पेंडिंग है ड्यू टू मौसम। आपको पता ही है कि खाली 4 मंथ या 3 मंथ तो यहाँ पर काम करने का मौका मिलता है, बट आज मौसम थोड़ा ख़राब है। बट कल से हमने फिर से काम स्टार्ट किया है। जिधर भी हम 100% टारगेट कवर करना चाहते हैं, लेन ड्रेन और फेंसिंग हो या अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, कवर करना चाहते हैं हम। खासकर इन जो वार्ड्स में हमने तकरीबन 95% किया है, 5% बैलेंस बचा है, वो भी करेंगे। बट इस साल का जो हमारा प्लान होगा वो मेन टाउन डोरू और वेरीनाग में जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करना, लेन जो है फुटपाथ उसको ठीक करना, ऐसी वेरीनाग में भी। कितने मेगा प्रोजेक्ट्स आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़रा बताइए। और कौन कौन सा मेगा प्रोजेक्ट आपके यहाँ जो आपने तामीर किया है? तब आपको 4 दिन लगेंगे यहाँ पर, और आपका कैमरा भी थक जाएगा, फिर आपका कैमरा भी थक जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट में मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, मैंने वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की। जैसे हम कहते हैं कि 33% रिजर्वेशन हमारी बहनों को मिलना चाहिए, तो उसमें हमने एक वुमेन शॉपिंग कम्प्लेक्स वेरीनाग में तैयार किया है। तो यहाँ पर हमने ऑडिटोरियम एक बड़ा 5 करोड़ का तैयार किया है। यहाँ पर टाउन हॉल्स तैयार किए, मैरिज हॉल्स तैयार किए, फाउंटेन्स तैयार किए, चिल्ड्रन पार्क्स तैयार किए, और चिल्ड्रन पार्क्स में काम चल रहा है। टूरिज्म सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छा काम किया। आने वाले वक्त में हम टूरिज्म को और बूस्ट वेरीनाग में करने जा रहे हैं। जी। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर आपके यहाँ रिलेटेड है, आपके जुरिस्डिक्शन में है, तो इस फील्ड में आपने कितनी नई वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया होगा? देखिए, हम पिछले जो माई टाउन माई प्लान 2.0 हुआ, तो उसमें हमने हर घर से जितने भी लोग हैं, हर घर से कोशिश की कि हर घर का कोई फ़र्द आए और जितने भी स्कीम्स हैं उनका लाभ उठाए। मतलब चाहे उसमें एग्रीकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, इरिगेशन हो, फ्लड कंट्रोल हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, जितने भी डिपार्टमेंट, फ्लोरिकल्चर हो, वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, तो उनको यहाँ पर बुलाया और उनको हर घर तक कहा कि आप आ जाइए और इनका लाभ उठाइए। पहले MTMP का मतलब यही था कि हर घर तक सरकार, पहले लोग सरकारों के पास आते थे, दर की ठोकरें करने पड़ती, ऑफिसर लोग नहीं मिलते थे, MLAs नहीं मिलते थे। अब लोग सरकार चाहते हैं कि लोगों के बीच सरकार जाए और उनके जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, चाहे उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट एंड ICDS, उन डिपार्टमेंटों को बाकी डिपार्टमेंट उनके घरों तक पहुँचे। जो भी स्कीम्स है, चाहे गरीब को हो, अमीर का हो, चाहे अंत्योदय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी स्कीम्स हो उन तक पहुँचाए। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, कितना आपने खर्च किया होगा, ज़रा तखमीनन बताइए। देखिए, मैंने तकरीबन जो हमारी आप बाहर देख सकते हो, मैं जब आया तो मैं टाउन हॉल जब आया यहाँ, तो मैंने एक गाड़ी भी नहीं यहाँ पर, एक ट्रैक्टर टूटा फूटा पड़ा था। आज हमारी 18 गाड़ियाँ इस वक्त, JCBs 2 है, हुपर्स 5-6 है, और उसके साथ साथ हमारे सक्शन मशीन्स 2 है, उसके साथ हमारा टिपर है, तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने ख़रीदा है। उसके साथ साथ उसके अलावा जो हमने हर घर डस्टबिन्स दे दिए, ऑडिटोरियम्स तैयार किए जो अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ का तकरीबन तैयार हुआ। जो हमारा टाउन हॉल ऐसा पड़ा था, इसमें हमने काफ़ी काम किया, और चिल्ड्रन पार्क्स और मैरिज हॉल, बाकी चीज़ जो हमने बनाया था अप्रॉक्सीमेटली। देखिए, जो 14th FC का पैसा हमें वो सब ने हमने एक्सपेंचर किया। वो पहला हमारा टर्म में तो 2.5 करोड़ का हुआ, तो 1 टाइम हमने उसको एक्सपेंचर, उसके बाद FC ग्रांट्स में हमारे पैसे आए। इसलिए डूरू में डेवलपमेंट होगी। पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ता है, बट कंसेप्ट ये है कि वो एक्सपेंचर ऑन ग्राउंड होना चाहिए। ईयरली हमारा एक्सपेंचर कंटिन्यू होता जा रहा है। तो ऑलरेडी हमारा जो बजटरी सपोर्ट जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई खर्च करे तो हमें फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट बजट का मिलता है, तो एक्स्ट्रा हम पैसा भी खर्च करते हैं। कंटिन्यू 3 सालों से हमें 4 साल से पैसा आता है, वो ऑन ग्राउंड हमने खर्च भी किया। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मोहम्मद इकबाल अहंगर, MC चेयरमैन डोरू। दीजिए इजाज़त, अपने साथी बेग फयाज, साथी कैमरामैन सोहेल डार।